Good morning to all my dear students. In the last class, we have discussed about vapor pressure of pure liquid. और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मैंने अच्छे से काफ़ी समझा दिया था आपको। पूरा 1 घंटा मैंने इसी टॉपिक के ऊपर ले लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो हमने सबसे पहले उसको समझने के लिए इवोपोरेशन समझा था, उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था आपको। इवोपोरेशन समझने के बाद हमने कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं ये चीज़ें देखी थी, जैसे टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड, है ना। इवोपोरेशन का मतलब क्या होता था? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर मॉलिक्यूल, है ना। जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं उनका वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता था? एवोपोरेशन कहलाता था अपने लिए, ठीक है ना। और ये मैंने समझाया था, क्या ये केवल ओपन कंटेनर में होगा? नहीं, ये प्रोसेस हमारा क्लोज कंटेनर में भी होगा, लेकिन क्लोज कंटेनर में 2 प्रोसेस चालू हो जाते हैं। एवोपोरेशन भी होता है और साथ ही साथ कंडेंसेशन भी चालू हो जाता है। आप देखोगे जो खाली जगह रहता है ना बोतल के अंदर, थोड़ी सी अगर जगह खाली छोड़ दो तो उस खाली जगह में देखोगे तो वेपर इकट्ठा हो जाते हैं। और क्या वो पूरा का पूरा पानी वेपर में चला जाता है? नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में जाता है और उसके बाद वेपर वापस वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है इन दोनों के बीच में। क्या आ जाता है? एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो हमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा, मतलब जितना लिक्विड वेपर में जा रहा है उतना ही वेपर वापस लिक्विड में आ रहा है। तो हमने फैक्टर्स देखे थे इवोपोरेशन को। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर जाएंगे, ठीक है ना। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लिक्विड में ज्यादा रहेगा तो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। और एक देखा था फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस, कि उसके ऊपर अगर ड्राई एयर को पास करा दो तो वो क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में इवोपोरेशन के रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि हमारे लिए वेपर प्रेशर का मीनिंग कब आएगा, है ना। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो एक इक्विलिब्रियम एक टाइम के बाद अचीव हो जाएगा इसके अंदर। तो t बराबर 0 पे तो केवल लिक्विड रहेगा, t बराबर t पे लिक्विड भी रहेगा और कुछ वेपर का अमाउंट भी बन चुका होगा। और t बराबर t इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? t बराबर t इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्टेंट भी, लिक्विड भी रहेगा, वेपर भी रहेगा, और उन दोनों में क्या स्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवोपोरेशन उतना होगा जितना रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इसी कंडीशन पे जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते थे? वेपर प्रेशर। तो देखो, रेट ऑफ एवोपोरेशन तो फिक्स रहता है, ये बदलने वाला नहीं है। कंडेंसेशन की रेट 0 से बढ़ते 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 एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? एवोपोरेशन रेट के बराबर पहुंच जाएगी, तो वहीं पे क्या स्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। और इसके बाद से जो प्रेशर उसके अंदर दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। इवन वेपर प्रेशर को आप मेजर भी कर सकते हैं। यहां से अगर आप ले जाकर कट करके यूट्यूब नली लगा देंगे ना, एक यूट्यूब मैनोमीटर होता है हमारा प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए ना, तो आप यूट्यूब मैनोमीटर में अगर इस चीज को जोड़ देंगे ना तो उसके अंदर वाटर की हाइट होती है। तो आपको जितना प्रेशर यहाँ से धक्का देगा ना, वाटर की हाइट इधर ऊपर उठ जाएगी। तो आप दोनों का डिफरेंस देख के वहां से भी प्रेशर चेक कर सकते हैं कितना प्रेशर उसने बनाया। बहुत छोटा प्रेशर होता है, कम बनाता है, तो टॉर में मेजर करते हैं बेसिकली। जैसे आपको पता होगा 1 एटीएम में कितना टॉर होता है? 1 एटीएम में 760 टॉर होते हैं ना। तो टॉर में आएगा, बहुत छोटा प्रेशर आता है। जैसे आ जाएगा 20 टॉर, 40 टॉर, 50 टॉर, बहुत कम आएगा, है ना। छोटा सा, बहुत कम प्रेशर दिखाई देगा आपको छोटे से बोतल के अंदर। और वेपर प्रेशर का मतलब हमने समझ लिया था। वेपर प्रेशर क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेपर फॉर्म से इस सरफेस पे जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? वेपर प्रेशर, ठीक है ना। और वाटर के केस में वेपर प्रेशर को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देख ली थी, और फिर इस वेपर प्रेशर को मैंने समझाया था कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या। वेपर प्रेशर जो एक्चुअल में है वो H2O लिक्विड से H2O वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा है ना, H2O लिक्विड H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Kp। ये लिक्विड देखो यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है, और वेपर क्या है? प्रोडक्ट है। तो जो इस रिएक्शन के लिए Kp डिफाइंड होगा ना, वो प्रेशर ऑफ H2O लिखोगे, और यही प्रेशर हमारे लिए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। और उसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा? P, और उसके ऊपर नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने से क्या हो जाएगा? प्योर फॉर्म। और किसका है? A का, तो हम लोग P नॉट ए लिखेंगे। तो इसका मतलब P नॉट ए को क्या पढ़ोगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। अगर P नॉट बी लिखा होता तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। और ये सब भी मैंने समझाया था। जैसे 0 से 10 सेकंड के बीच में मान लो आपका 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो 0 से 10 सेकंड के बीच में भी कुछ वेपर ने प्रेशर डाला होगा। तो देखो बेटा, ये जो मैं कह रहा था, क्या बता रहा था कि P नॉट ए का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। अगर P नॉट बी लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B।
है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया उनका। और वेपर प्रेशर का मीनिंग मैंने बता दिया था। वेपर प्रेशर क्या होता है, जो बीच में 0 से 10 के बीच बनेगा उसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो जो प्रेशर डेवलप होगा उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर की कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। मतलब आप टेम्परेचर बदलेंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, बदल सकती है। तो पार्शियल प्रेशर को अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, अगर जैसे मैक्सिमम वैल्यू मान लो 40 टॉर पे ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने वाला है, तो अगर आप 40 टॉर से ज्यादा प्रेशर कर देंगे डेवलप तो क्या होने वाला है, अगर ज्यादा कर देंगे तो कुछ वेपर किसमें कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड के अंदर, क्योंकि केपी की वैल्यू बदलती नहीं है ना। केपी की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। और अगर पार्शियल प्रेशर उससे कम कर दोगे तो क्या होगा, कुछ लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर। तो ये सब मैंने समझा दिया था आपको। इवन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि उस वेपर प्रेशर को अचीव करने के लिए आप थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी डालेंगे ना, तो पूरा का पूरा हो सकता है इवोपरेट होकर वेपर प्रेशर जितना उसमें जनरेट करना होगा वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। ऑल द लिक्विड विल वेपराइज। और मैंने ये भी बताया था वेपर प्रेशर केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के। और उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, पी नॉट। प्योर स्टेट में रहेगा तो पी नॉट, और अगर इसके अंदर सोल्यूट डाल दोगे ना तो उसको पी से डिनोट करते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम। हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन रहेगा, है ना। इसके लिए परेशान नहीं होना। न्यूमेरिकल वैल्यू वेपर प्रेशर का गिवन रहेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है ना। अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होती है, अलग अलग, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता था ना। और किसी भी वेपर प्रेशर लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता, साइज शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता जिसके अंदर उसे रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये सब तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पी नॉट से डिनोट करते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होगी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम वेपर कन्वर्ट होंगे, और मान लो टेम्परेचर बढ़ा के मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ज्यादा वेपर बनने का चांस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हर टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है, जो कि एक कांस्टेंट होती है, जो कि प्रॉब्लम में हमेशा गिवन होगी। और ये अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल, सेज और साइज और शेप के ऊपर कभी भी ये डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना। तो ये मैंने रिवाइज करा दिया थोड़ा सा पीछे का पार्ट। आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग हेड डाल लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को मैंने बता दिया था, साइज शेप से कोई मतलब नहीं है ना। वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वाटर से भी कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। सरफेस एरिया से भी कोई मतलब नहीं है। इसको केवल और केवल टेम्परेचर चेंज कर सकता है। और दूसरा, नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करेगा ही ना, किस तरीके का लिक्विड हमने लिया है। तो सबसे पहला फैक्टर मैं ले लेता हूं, नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर कैसा है आखिर, है ना। क्योंकि लिक्विड के नेचर पे तो ये डिपेंड करेगा ही ना। समझ सकते हो ना कैसे, जैसे आपको मैं दे पूछूं पानी और शहद, जैसे मैं एक एग्जांपल से ही शुरू करता हूं इस फैक्टर को समझाने के लिए। जैसे सपोज करो ये कंटेनर लिया हमने, इसके अंदर हमने वाटर यहाँ तक भर दिया। इसके अंदर क्या भरा हमने, वाटर। एक कंटेनर के अंदर वाटर है, और एक दूसरा कंटेनर हमने लिया है, दूसरा कंटेनर, इसके अंदर मान लो हमने इथेनॉल भर दिया, मिथेनॉल मान लो भर दिया, C2H5OH, है ना। तो इसके अंदर मिथेनॉल भरा है, और इस कंटेनर के अंदर इसमें हमने इथेनॉल ले लिया, और इसके अंदर क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया। तो अगर मैं पूछूं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, H2O का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि C2H5OH का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कैसे आप पता करेंगे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो इस तरीके से अगर करो, अगर H2O के मॉलिक्यूल में भी अट्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ पे देखो C2H5OH के पहला मॉलिक्यूल और C2H5OH के दूसरे मॉलिक्यूल में भी कुछ अट्रैक्शन होगा। अगर हमने इनके बीच का अट्रैक्शन को तोड़ दिया, इनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ दिया मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल तुरंत किस में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में। कंटेनर को क्लोज कर देता हूँ, है ना। क्लोज कंटेनर ले रहे हैं हम लोग। वेपर प्रेशर तो डिफाइंड ही किसके लिए होता है, क्लोज कंटेनर के अंदर ना। कंटेनर को क्लोज कर दिया हमने। इस H2O का मुझे नेचर ऑफ लिक्विड समझना है कि कैसे फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। मैंने एक H2O लिक्विड ले लिया, दूसरे में C2H5OH ले लिया।
जो मॉलिक्यूल के बीच का, इनके बीच का अगर ये अट्रैक्शन को जितना जल्दी से तोड़ोगे उतना जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन जितना जल्दी टूटेगा वेपर फॉर्म में, मतलब जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल का जल्दी से टूटेगा उनका वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी जल्दी होगी, ठीक है ना। तो अब कैसे पता करें किसकी ज्यादा होगी, तो देखो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ा है ना हमने हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी H2O मॉलिक्यूल में, इस यहाँ भी C2H5OH में कौन सा बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी कम खर्च होगी, और जिसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी उसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी। तो जरा चेक करो H2O में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल में एक H2O मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है 1 H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इस हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना लेता है, इससे भी बना लेता है, यहां से भी बनता है, इस वाले मॉलिक्यूल से भी बनता है, और ऑक्सीजन के भी एक एक लोन पेयर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पढ़ा हमने केमिकल बॉन्डिंग में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। और C2H5OH के अंदर जब आओगे तो इसके मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पे तो H है लेकिन दूसरा टर्मिनल क्या हो चुका है, C2H5। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के केपेबल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा नहीं फॉर्म कर सकता, कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड, कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये टर्मिनल बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी अपना बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, H2O में ज्यादा होगी कि C2H5OH में ज्यादा होगी। तो हमें दिख ही रहा है कि H2O के अंदर एक हाइड्रोजन का, एक H2O का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि C2H5 में C2H5 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के केपेबल नहीं है। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या है, ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड इज मोर। इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, और इसमें एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड क्या है, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड इज लेस। तो इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड कम है। तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग किसके अंदर ज्यादा है, H2O के अंदर ज्यादा है, जबकि C2H5OH के अंदर कम है। तो इसका मतलब इनके अंदर स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड है, ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। और जितना ज्यादा अगर मजबूत H बॉन्ड है, इसका मतलब वो क्या है, इनको मॉलिक्यूल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ये जल्दी से कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। तो अगर मैं पूछूं वेपर प्रेशर को, कल मैंने बताया था P0 से डिनोट करते हैं, तो P0 ऑफ H2O जो होगा ये कम होगा, किससे, P0 ऑफ C2H5OH। समझे बात को, क्योंकि C2H5OH तो जल्दी से कन्वर्ट होना चाहेगा ना, क्योंकि इसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी, तो ये जल्दी से वेपर फॉर्म में जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH होगा वो ज्यादा होगा, और H2O का वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा कम। मैंने कल बताया था कि वेपर प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेगी, गिवन रहेगी, लेकिन हमको दो लिक्विड देके उनके वेपर प्रेशर को कंपेयर तो करवा ही सकता है। तो क्या समझ में आ रहा है, जिस लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम। देखो H2O का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल में, तो वेपर प्रेशर कम है, लेकिन C2H5OH के अंदर उतना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब उसका वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। क्या हम समझ पाए, एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं उसे लिख दूंगा, जो आपका फॉर्मूला जो जनरली बनेगा फॉर्मूला ना, उसे हम लोग लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, कि वेपर प्रेशर जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसके अंदर पूछूं, मान लो आपको C2H5OH दे दिया, इथेनॉल दे दिया, ठीक है ना, इथेनॉल ये दे दिया आपको, मान लो ये A है, इथेनॉल दे दिया, फिर हमको ग्लाइकोल दे दिया। ग्लाइकोल पता है आपको, CH2OH CH2OH, ये आपको एक ग्लाइकोल दे दिया, ठीक है। इथेनॉल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, इन तीनों में मान लो आपसे कंपेयर करा लिया। ग्लिसरीन क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। तो मुझे इथेनॉल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, तो इन तीनों में कंपेयर करना है कि किसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये A है, ये B है, ये C है, किन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या लग रहा है, सब में, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, यहाँ भी O से जुड़ा हुआ जहां भी H आएगा वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, इसके भी दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट किस में ज्यादा होगा, इथेनॉल में कि ग्लाइकोल में कि ग्लिसरीन में। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड OH टर्मिनल, यहाँ पे तो देखो दो दो बार बनेंगे, यहाँ पे तीन तीन बार। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर तो इसमें होगा, इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। और अब इथेनॉल के अंदर तो सबसे वीक होगा ना,
वीकर। सबसे कम तो इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट, इसमें तीनों टर्मिनल से एच बॉन्ड बनेगा, इसमें दो टर्मिनल से बनेगा, इसमें केवल एक ही जगह से एच बॉन्ड बन सकता है। मतलब इनके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम और इसमें सबसे कम। तो हमसे अगर वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछ ले कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कौन आएगा? जो जितना जल्दी से तोड़ लेगा। तो सबसे कम वेपर प्रेशर पूछा जाए तो इसका बनेगा, मतलब पी नॉट ऑफ किसका आएगा? ग्लिसरीन का। मतलब इस तरीके से लिख देता हूं, सी आएगा। वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या आएगा? सी का सबसे कम, सी से ज्यादा किसका आएगा वेपर प्रेशर? बी का। और सबसे ज्यादा किसका वेपर प्रेशर आएगा? ए का। ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये उतना ही जल्दी अपने अंदर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर लेगा? तोड़ लेगा। तो जनरल स्टेटमेंट हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में ये चीज आती है कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। समझे क्या? जनरल स्टेटमेंट क्या निकल के आता है? वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे लिए जनरल स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला पॉइंट यही था कि नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है। तो जिस लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? उतना ही कम होगा, है ना। तो इसको रियल लाइफ से फील भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक वाटर दे दूं, एक बर्तन दे दूं जिसके अंदर वाटर है मान लो, और एक मैंने मान लो आपको शहद दे दिया, इसके अंदर मान लो वाटर भरा है, और इसके अंदर मान लो आपको हनी, शहद भरा हुआ है। तो मैं पूछूं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पता है ये पानी की वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जबकि शहद की वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या है? कम। तो किसमें शहद के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि वाटर के अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हमें कि वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। इसको आप रियल लाइफ से समझ सकते हो। किसी के ऊपर एक गिलास पानी डाल दो और किसी के ऊपर एक गिलास शहद उठा के फेंक दो, देखो ज्यादा आदमी कब नाराज होगा? पानी पड़ेगा तो थोड़ा वेपराइज होके क्या हो जाएगा? कपड़ा उपड़ा सूख जाएगा। लेकिन अगर शहद डाल दिया उसके ऊपर, तो एक तो मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी उसके ऊपर चारों तरफ से आके, है ना। और आप देखोगे तो सूखने के बाद उसके ऊपर स्पॉट बन जाता है छोटा छोटा व्हाइट कलर का, आपको देखोगे तो, है ना। तो इसका मतलब वाटर के वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा थी, हनी और शहद की क्या थी? कम थी। इसीलिए वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है, और हनी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। तो आई होप कि ये समझ गए क्या नेचर ऑफ लिक्विड कैसे करना है। नेचर ऑफ लिक्विड में मैंने बता दिया था वेपर प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होगी, लेकिन अगर हमें दो लिक्विड दे दे तो उनको हमें कंपेयर करने आना चाहिए ड्यू टू द बॉन्डिंग, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए। तो आई होप कि अब ये समझ गए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कौन सा फैक्टर था? फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड। और इसी वेपर प्रेशर के बेसिस पे, है ना, वेपर प्रेशर किसका होगा किसका नहीं होगा। जो सब्सटेंस होते हैं दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, एक को बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस और एक को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। और ये दोनों पूरे चैप्टर में यूज होंगे, वोलाटाइल सब्सटेंस भी यूज होगा और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस भी यूज होगा। तो मैं वो अगले पार्ट में लेता हूं, ठीक है। तो अभी जो वेपर प्रेशर का हमने कॉन्सेप्ट देखा है ना, कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वेपर प्रेशर के बेसिस पे हमारे जो सब्सटेंस हैं वो दो तरीके के क्लासिफाई किए गए हैं, एक को बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस और दूसरे को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो उसी पॉइंट के अंदर है ना, नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर ही हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, classification of substance on basis of vapor pressure। वेपर प्रेशर के बेसिस पे सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। तो वेपर प्रेशर के बेसिस पे दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। अब ये इस चैप्टर के अंदर ये दो वर्ड खूब घूमेंगे, एक वोलाटाइल सब्सटेंस रहेगा और एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? वोलाटाइल सब्सटेंस की। वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जिनका कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो वोलाटाइल सब्सटेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ, substances having definite value of
वेपर प्रेशर। ऐसे सब्सटेंस जिनका कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होता है, डेट इज इनका पी नॉट जो होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब इनके पी नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, इनका वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा। सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, उस तरीके के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पूछा जाए हमसे कौन कौन से होंगे, तो जो ज्यादातर इस चैप्टर में यूज में आएंगे, H2O हमारे लिए कैसा सब्सटेंस है, वोलाटाइल, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पी नॉट की वैल्यू होगी, H2O हो जाएगा। इसी तरीके से CH3OH मिथेनॉल हो जाएगा आपका, C2H5OH इथेनॉल हो जाएगा, ये सब ज्यादा यूज में आएंगे। वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, फिर बेंजीन C6H6 और C7H8 टॉल्यूइन। तो ये आपके 5 सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं वोलाटाइल सब्सटेंस के तौर पे, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन और टॉल्यूइन। तो ये पांचों हमारे लिए यूज होंगे। तो वोलाटाइल मतलब समझ गए, ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होती है। और सेकंड कौन से तब होंगे, सेकंड कैसे बोले जाएंगे, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। सेकंड सब्सटेंस किसको बोलेंगे हम लोग, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होंगे बताओ, नॉन वोलाटाइल। अब ये दो फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में यूज होगा, एक वोलाटाइल सब्सटेंस, दूसरा नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, मतलब वो कोई भी डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर नहीं रखेगा। जैसे सब्सटेंसेस, डेफिनेशन पहले लिखते हैं, सब्सटेंसेस हैविंग नो टेंडेंसी, substances having no tendency for vaporization। ऐसे सब्सटेंस जिनकी कोई भी वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी नहीं है, डेट इज इनके लिए पी नॉट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, जीरो के। देखो पी नॉट जीरो के बराबर नहीं होगा तो कैसा सब्सटेंस होगा, वोलाटाइल, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पी नॉट की वैल्यू आएगी। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसा होगा जिसको वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी नहीं है, अगर वो वेपर में बदलना नहीं चाहता तो उसके पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब एक चीज बता दूं, रियल लाइफ में कोई भी सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल नहीं है, हर सब्सटेंस वोलाटाइल सब्सटेंस में आते हैं। जैसे कोई आइडियल गैस नहीं होता, लेकिन हम लोग मानते हैं ना कि आइडियल गैस है, उसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल नहीं है। तो अब जैसे इस पेन को ले लो, इस पेन को मैं नॉन वोलाटाइल में ले सकता हूं कि नहीं, क्या इसका कोई, इसको पानी में उठा के डाल दो तो इसका कोई वेपर बनने वाला है क्या ये कोई वेपर प्रेशर देने वाला है, नहीं। तो एजम्पशंस के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आर, जैसे ये है, इसके अंदर क्या कोई वेपर प्रेशर डेवलप होगा, नहीं। तो हम लोग मानने के लिए मानते सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। हम लोग सॉलिड्स को कैसा सब्सटेंस मान लेते हैं, नॉन वोलाटाइल मान लेते हैं। तो वो चीज ध्यान रखना, इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉलिड्स आर एज्यूम्ड टू बी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है ना। हम लोग सॉलिड्स को जनरली क्या मानते हैं, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मानते हैं। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ना नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस में, तो पेन ऑन तो नहीं पढ़ोगे ना, सोल्यूट की तरह डाल दिया। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे जनरली क्या पढ़ोगे, एक यूरिया पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा ग्लूकोज हमें ज्यादातर मिलेगा लिखा हुआ, और तीसरा हमें सुक्रोज मिलेगा, ठीक ना। यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, इन तीनों को हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ग्लूकोज को क्या लिखते हैं, C6H12O6, है ना। और सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11, है ना। और इवन इनका हमको मोलर मास याद हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि इनके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। ये सोल्यूट की तरह काम करेगा, जैसे यूरिया सोल्यूट की तरह डाल दिया, ग्लूकोज सोल्यूट की तरह डाल दिया, सुक्रोज को सोल्यूट की तरह डाल दिया। तो यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज आएंगे तो इनको कौन सा सब्सटेंस समझोगे, नॉन वोलाटाइल, मतलब इनका वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी नहीं है, पर एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो वेपर में इनके भी कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। रियल में कोई नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है नहीं अपने पास, पर हम लोग मानने के लिए मानेंगे यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज कैसे हैं, नॉन वोलाटाइल। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60, याद हो जाए अच्छी है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगा मोलर मास का, मोलालिटी निकालने के लिए। ग्लूकोज का कितना होता है, 180, और सुक्रोज का अगर मोलर मास की बात करो तो 342। तो ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ध्यान में रखो। तो समझे क्या, सब्सटेंस वेपर प्रेशर के बेसिस पे
अभी वही जो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा था ना आपको कि नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर हम लोगों ने देखा कि जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम। और उसी बेसिस पे सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो होते हैं जिनका पी नॉट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, मतलब इनमें वेपर में बदलने की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सब लिक्विड्स जनरली आते हैं इसके अंदर, है ना। और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं होती, नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, ये वेपर में कन्वर्ट होना नहीं चाहते हैं, नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट होना नहीं चाहते हैं। और इनके में क्या है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होती है, समझे बात को। और ये एग्जाम्पल में ध्यान रखना, ये तीन जनरली हमें कॉमनली यूज में आएंगे, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड। अब सेकंड फैक्टर जो वेपर प्रेशर को चेंज कर सकता है वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर, है ना। केवल दो ही फैक्टर मैंने बताया था, टेम्परेचर से ही वेपर प्रेशर बदलेगा, क्योंकि वो एक केपी की तरह है ना, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है, H2O लिक्विड से H2O वेपर में जाना। तो अब उसको दूसरा फैक्टर कौन सा अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर। तो अब हम लोग सेकंड फैक्टर को देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं। चलो, तो हमने एक फैक्टर देखा, सबसे पहले हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में। सबसे पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड। और नेचर ऑफ लिक्विड में हमने ये समझ लिए थे, ठीक है ना, और वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। अब हम लोग सेकंड फैक्टर पे आते हैं। जो सेकंड फैक्टर अफेक्ट करता है वो कौन सा होगा, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर, ठीक ना। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड, एंड सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। मतलब बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, कि ये वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। क्या लग रहा है आपको, टेम्परेचर से क्या वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर पानी है और वो मान लो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मान लो उसका 40 टॉर का है, तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे तो क्या उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, वेपर के अंदर, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, हम लोग ये लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होती है, इंक्रीजेज। पता ही आपको काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। और अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो गया तो अभी हमने पढ़ा था अट्रैक्शन कम हो जाएगा आपका। अट्रैक्शन अगर अभी देखा था ना फर्स्ट फैक्टर में, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ता है, और ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज एंड वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर और क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं डेट इज वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपका वेपर प्रेशर उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या हम समझ गए इसको। टेम्परेचर का इफेक्ट ये है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, जिससे अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, घटेगा। और अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल में घटेगा तो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। अब इसका जो वेरिएशन है ना, इसका वेरिएशन जो दिया जाता है वो क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से दिया जाता है। तो हमको डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान रखना है, तो मैं वही लिख रहा हूं किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी होता है वेपर प्रेशर। तो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, कि किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर वेरी होता है। और ये जो साइंटिस्ट दिए थे, है ना, उनका नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन। तो इस उनके नाम पे ही है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोला जाता है इसको, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, है ना।
तो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर इज गिवन बाय क्लॉसियस-क्लैपेरॉन। तो उस इक्वेशन का नाम ही क्या है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और वो इक्वेशन डायरेक्ट हमको ध्यान में रखना है कि क्या इक्वेशन है उनका। तो उनका जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिया था, डी ऑफ एल एन वी पी डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब एल एन वी पी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ए पी, वी ए पी मतलब वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर। तो ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाता है और ये इक्वेशन उन्होंने दिया था वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। तो देखो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है ना। अब केमिस्ट्री में दो तरीके के ग्राफ हम लोग जनरली पढ़ते हैं, है ना, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं और दूसरा कर्वेचर नेचर का। यहाँ आपको वेपर प्रेशर में, मान लो आपसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपसे ग्राफ पूछे, ये हम लोग बना भी लेते हैं इसे। वेपर प्रेशर एक्सिस इसे ले लिया मैंने और टेम्परेचर एक्सिस ये ले लिया। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा कि कर्वेचर आएगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तब आता है जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो या y इज इक्वल टू एम एक्स हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ अगर इसको देखो, इसको y की तरह ले लो और टेम्परेचर देखो नीचे है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आने वाला है। मतलब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में, मैथ्स में तो बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग या तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं या तो कर्वेचर नेचर का। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में यहाँ स्ट्रेट लाइन रिलेशन तो है नहीं, तो और हमने अभी देखा कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनके बीच जो ग्राफ आता है वो थोड़ा सा कर्वेचर नेचर का इस तरीके से आता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सबका सिंबॉलिक मीनिंग तो हमें पता ही है। वीपी मतलब मैंने क्या लिखा है, वीपी का मतलब क्या है आपके लिए, वेपर प्रेशर। वीपी मतलब क्या है, वेपर प्रेशर। कैपिटल टी का मतलब हमारे लिए क्या है, कैपिटल टी मतलब हमने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है इसके अंदर। और डेल्टा एच वी ए पी जो लिखा है मैंने, है ना, डेल्टा एच वी ए पी, ये क्या है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, हीट को ही बोलते हैं ना हम लोग, ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड into 1 मोल ऑफ वेपर, ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर। 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन। और आर तो सबको पता ही है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूजीसी बोलते हैं ना उसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर हमारे लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है जिससे हेल्प से उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, और ये उस तरीके का उन्होंने रिलेशनशिप दिया। अब इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में भी कर सकते हैं हम लोग, देखो कैसे। जैसे हमें पता है डी बाई डी एल एन वी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर। क्या कर दो, dt को इधर भेज देते हैं ना, टेम्परेचर इधर है ना, तो dt को उस साइड में करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एल एन वी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर इंटू 1/t² dt, ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यहां भी इंटीग्रेशन लगा दो, इस साइड भी इंटीग्रेशन लगा दो। और हमें पता है इंटीग्रेशन जब दोनों तरफ लगाओगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो जाने दुश्मन, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कट होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, एल एन वी पी बन जाएगा, नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ये डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर तो एक कांस्टेंट है, और ये dt के रिस्पेक्ट में, तो देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर ये कांस्टेंट हो गया, और 1/t² dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ साइड में कर दूं मैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt क्या आएगा बताओ। ये डेल्टा एच बाई वेपराइजेशन आर क्या हो गया, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, 1/t² dt। तो 1/t² तो क्या, इसको हम लोग t के पावर -2 dt भी लिख सकते हैं क्या, और t के पावर -2 का क्या होगा बताओ, t के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, इंडेफिनिट है तो, है ना। तो यहां से अगर इसको करो और थोड़ा सा चेक, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या आने वाला है, t के पावर -1 अपॉन -1 + k। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt यहाँ आएगा, तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन कितना रहा है, t पावर -1 अपॉन -1 + k। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस आ जाएगा, और t पावर -1 को क्या नीचे लिख सकता हूं,
तो -1/t हो जाएगा और प्लस कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मान लो हमने के मान लिया, के क्या हमारे लिए कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये देखो ये एक वेरिएशन दिखने लगा क्या हमें, एक ये रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर सीधा फॉर्म में पूछा जाए हमसे तो एक ये रिलेशन दिख रहा है। ln vp इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर -1/t प्लस के एक कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे भी एक ग्राफ हमसे पूछ सकता है, इस ग्राफ को यहीं पे कर देता हूं मैं साइड में। देखो एक और ग्राफ हमसे पूछा जा सकता था, हमसे एक और ग्राफ क्या पूछा जा सकता है, ln vp वर्सेज टेम्परेचर का, ln vp वर्सेज 1/t का ग्राफ हमसे पूछ सकता है कि ln vp वर्सेज 1/t का ग्राफ बताइए तो क्या होगा। तो ln vp किसकी जगह पे आएगा, ये देखो जरा सा, ln vp वर्सेज 1/t का एक ग्राफ हमसे अगर पूछ ले तो कैसे बनेगा। एक हमने vp वर्सेज t का ग्राफ देखा, अब एक हम ग्राफ देखने जा रहे हैं किसके किसके बीच में, ln vp वर्सेज 1/t में। तो ln vp को किसकी जगह पे लिया इन्होंने, ln vp की जगह पे क्या आ जाएगा y, ये तो y की जगह पे आ गया, और 1/t जो है ये 1/t ये किसकी जगह पे आ गया, x की जगह पे। तो अगर इसको देखो ध्यान से तो क्या इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग इसको m मान सकते हैं क्या, इसको m मान लो, और क्या इसको कांस्टेंट को c मान सकते हैं हम लोग। तो कैसा ये ग्राफ दिख रहा है, क्या ये y इज इक्वल टू -mx प्लस c टाइप का ग्राफ दिख रहा है। y इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस आ जाएगा -x, तो क्या y इज इक्वल टू -mx प्लस c टाइप का ग्राफ है। तो ये y की जगह पे हो गया, ये m की जगह पे हो गया, और ये पूरा x की जगह पे, तो -x हो गया, और ये c, तो y इज इक्वल टू -mx प्लस c, और y इज इक्वल टू -mx प्लस c का ग्राफ कैसा आता है हमें पता है, विथ निगेटिव स्लोप आता है। तो इस तरीके का ग्राफ गिरता हुआ आएगा। ये y इज इक्वल टू -mx प्लस c का ग्राफ ऐसे ही आता है ना, निगेटिव स्लोप के साथ। और ये जो स्लोप होगा ये tan थीटा होता है, और ये tan थीटा हमारे लिए किसके बराबर है, -डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन r के, -डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन आर के बराबर है ना। ये देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन के साइन पे भी डिपेंड करेगा है ना, कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन है क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर ना। तो लिक्विड को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेपर में ना। तो अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने जाओगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना, वेपर में। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते वक्त हीट लगेगा कि हीट निकलेगा, तो हीट देना पड़ेगा ना हमेशा। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हमेशा ही कैसा होता है, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हमेशा ही ऑलवेज पॉजिटिव, यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन जो आएगा वो हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव ही फाइनली रहने वाला है ना, ये निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो दो ग्राफ बनाने पड़ते हैं हमको, समझ रहे हैं ना। अगर ये निगेटिव होता तो हमें एक निगेटिव निगेटिव प्लस करके भी ग्राफ बनता, और एक प्लस माइनस माइनस वाले भी बनता। लेकिन चूंकि डेल्टा एच हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव, तो यहाँ से ग्राफ दिख रहा है y इज इक्वल टू -mx प्लस c, तो इस तरीके का गिरता हुआ ग्राफ आएगा, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई, और ये इंटरसेप्ट पूछे तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट k है उसके बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर इस इक्वेशन से दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ग्राफ हमसे पूछ ले तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है लगातार, इस क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। इनमें सबका मीनिंग मैंने समझा दिया। और एक ग्राफ हमसे ln vp वर्सेज 1/t में अगर पूछ ले कि ln vp वर्सेज 1/t का ग्राफ बताइए क्या होगा, तो इसी इक्वेशन को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके देखोगे तो y इज इक्वल टू -mx प्लस c टाइप का ग्राफ आएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, समझ गए क्या हम लोग इसे। चलो अब दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की अगर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम लोग तो देख ही रहे हैं ना वेरिएशन विद टेम्परेचर, तो वो कैसे करते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं आपको। चलो तो अब जो हमारे पास क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन निकल के आया था वो क्या, हमें फाइनली तो हमें ये मिला है, ln vp इज इक्वल टू क्या मिला है, माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी प्लस कांस्टेंट के, ये निकला है ना हमारा। लास्ट में देखो, लास्ट में हमारा क्या है, ln vp इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर -1/t प्लस के, तो ये मैंने माइनस इधर डाल दिया, डेल्टा एच अपॉन आर टी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया ln vp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी प्लस के। अब इसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग वेपर प्रेशर की वैल्यू, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमसे पूछ ले कि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब इसको दो पॉइंट पे मैं करवा रहा हूँ। एट t बराबर T1, मान लो टेम्परेचर पहले हमने कितना ले लिया, T1, तो T1 टेम्परेचर पे आपको मान लो वेपर प्रेशर को मैंने कितना कह दिया, आपका मान लो वेपर प्रेशर कितना है उस समय P1,
T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना कह दिया, P1। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ, हम लोग ये लिखेंगे ना, ln P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर T1 प्लस के लिखेंगे। और इसी तरीके से एक मान लो टेम्परेचर को चेंज कर दिया है, T इज इक्वल टू T2 दूसरे टेम्परेचर पे, तो दूसरे टेम्परेचर पे मान लो वेपर प्रेशर मैंने कितना कह दिया, P2। दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना कह दिया, P2। तो P2 के लिए लिखोगे इसी इक्वेशन में फिर से डाल दो वेपर प्रेशर की जगह पे P2, तो ln P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर T2 प्लस के। ये तो कांस्टेंट है और डेल्टा एच वेपराइजेशन मैंने बता दिया, एक मोल लिक्विड को एक मोल वेपर में डालने में, तो ये चेंज होने नहीं वाला। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर आपका 1 है, ये आप सपोज करें इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, ln P2 माइनस ln P1, ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इधर से, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस के, और उधर से माइनस के तो कट जाएगा ना, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर T1। समझे क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट किया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये के तो के से खत्म हो जाएगा। क्या ln A माइनस ln B को हम लोग ln P2 बाई P1 लिख सकते हैं, ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर तो दोनों में कॉमन है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, क्या 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 बचेगा कि नहीं। इस तरीके से अगर याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इस तरीके का हमने इक्वेशन पढ़ा था, ln के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 पढ़ा था हमने, Kp2 अपॉन Kp1। तो ये इक्वेशन केवल इस चैप्टर में वेपर प्रेशर पे नहीं, हर इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड हो जाता है। और इसको अगर मैं ln में तो सॉल्व नहीं करता, हम लोग जनरली लॉग में करते हैं, तो ये चीज मैंने बताया आपको, ln x इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log x हो जाता है। तो हम लोग अगर ln x की जगह पे 2.303 log के फॉर्म में लिखे, तो मैं क्या करता हूँ 2.303 को इस साइड में भेज देता हूँ, तो क्या इसे हम लोग log P2 बाई P1 लिख दिया अगर मैंने, तो 2.303 से इस साइड में डिवाइड कर देता हूँ ना ले जाके, तो क्या बचेगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 आर इन ब्रैकेट 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो देखो ये वेरिएशन विद टेम्परेचर आ जाता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे कभी भी हमसे वेपर प्रेशर की वैल्यू को पूछ ले तो इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। न्यूमेरिकली मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत कम यूज में आएगा, तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कैसा है। और ये फॉर्मूला केवल यहाँ पे वैलिड नहीं है, अगर ये याद हो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, वहां पे हमने लॉग Kp2 अपॉन Kp1 या Kc2 अपॉन Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो, वहां पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि कैसे टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी होता है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जितनी भी चीजें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ इक्विलिब्रियम, ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ इक्विलिब्रियम, है ना, जितने भी चीजें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, दिस फॉर्मूला कैन बी, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। ध्यान रखना इस चीज को, है ना, ये जितनी भी चीजें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है उन हर जगह के लिए, उन सब के लिए फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है। जैसे हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं, हम लोग कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं अगर मैं, जितने भी हम लोग जनरली पढ़े हैं, हम लोगों ने अभी 11th में पढ़ा है, कौन सा, केसी पढ़ा था, रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन के फॉर्म में, और केपी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक केसी के ऊपर भी लिख सकते हो, Kc2 अपन Kc1 के लिए भी एप्लीकेबल है, केपी के लिए भी लिख सकते हो। और अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा ही कि वेपर प्रेशर के लिए भी लिखा जा रहा है ये, ठीक है ना। आगे हम लोग और कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे आगे क्या क्या पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब जाएंगे तो वहां पे एसिड का हम लोग के एक कांस्टेंट पढ़ते हैं, बेस के लिए हम लोग के भी पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग सॉल्ट के लिए हम लोग KSP पढ़ेंगे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोलिसिस के लिए KH पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो ये इन सब कांस्टेंट के ऊपर ये हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना, जितने भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कांस्टेंट है उन हर जगह पे आप लगा सकते हैं लॉग सेकंड कांस्टेंट ऊपर डिवाइडेड बाय फर्स्ट कांस्टेंट। जैसे केपी पे लगाना है तो केपी2 अपॉन केपी1, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.3 1/T1। ये हमें वैल्यू गिवन रहेगी डेल्टा एच वेपराइजेशन की। T1 टेम्परेचर पे हमको वैल्यू बताया होगा, T2 पे हमसे पूछ लेगा कि कितनी वैल्यू होगी। तो उन हर जगह पे इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है हमारा, है ना, किस तरीके से बना है फॉर्मूला। समझ गए क्या है बात को? चलो, और टाइम बच रहा है, एक न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और उस न्यूमेरिकल के बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं बस और अगले पार्ट में ले लेता हूँ। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। वेरिएशन विथ किसके साथ हमने देख लिया, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे किस तरीके से वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड करता है। P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट सेकंड टेम्परेचर, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट फर्स्ट टेम्परेचर। ठीक है ना, और ये हर जगह पे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जगह पे ये वैलिड है। एक न्यूमेरिकल बस करेंगे आज हम लोग इसके ऊपर, और इसके ऊपर नहीं, मतलब एक न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर से रिलेटेड मैं करवाता हूँ, और बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगले क्लास में एक न्यूमेरिकल में ले लेता हूँ, आपको नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिखाया है कि वेपर प्रेशर कितने वाटर में बनेगा, किस तरीके से बनता है, उसके ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग आज ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम में ले लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट a vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin. Calculate amount of water required to saturate a vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है कुछ, है ना, गिवन रहेगा। मैंने बताया था ना, वेपर प्रेशर हमेशा हमेशा गिवन रहता है। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 300 केल्विन इज इक्वल टू 38 टॉर। मैंने बताया था ना, लगभग 40 टॉर के आसपास। तो ये आपका 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पे ही हो आप, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कितना टॉर दे रहा है, 38 टॉर दे रहा है। और देखो कितने लीटर का वॉल्यूम है, 82 लीटर का। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा टू सेचुरेट ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर। तो जैसे ये मान लो कोई वेसल है अपने पास, ये वेसल है, ये वेसल का वॉल्यूम कितना दिया उसने, 82 लीटर। 82 लीटर का तो वेसल लेना है हमको, और किस टेम्परेचर पे लेना है इसको, 300 केल्विन पे। कौन से टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। तो अब बोला इसको सेचुरेट करना है। इसको सेचुरेट करने के लिए कितना वाटर लगेगा, सेचुरेट करने से क्या समझते हैं आप, सेचुरेट ए वेसल। सेचुरेट करने का मतलब क्या है, तो देखो सेचुरेट होने का मतलब ये है कि कितना इसके अंदर वाटर डाला जाए, कितना वाटर डाला जाए कि वो पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, और वेपर में कन्वर्ट होकर इस पूरे वॉल्यूम को क्या कर ले, वो घेर ले। सेचुरेट होने का मतलब ये, इसको नॉर्मल तरीके से समझो। अब जैसे आपने खाना खा लिया, आपका पूरा पेट भर गया, तो आप मतलब सेचुरेट स्टेट में चले जा चुके हैं, आप सेचुरेट हो चुके हैं। आपने क्या किया, आपको मान लीजिए 4 रोटी खाने से आपका पेट भरता है, आपने 1 रोटी एक्स्ट्रा और खा लिया, तो आपका 4 रोटी में काम हो रहा था, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा ले लिया, इसका मतलब आप सुपर सेचुरेट में चले गए हैं। किसमें हो गए, सुपर सेचुरेट स्टेट में। और मान लो 4 खाने से पेट भरता था और हमें 3 ही रोटी मिली उस दिन, तो 3 मिलने का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। 4 रोटी पे अगर मान लो पेट भर जाता है तो आप किस स्टेज में है, सेचुरेट है, किसमें, सेचुरेट हो गए। लेकिन अगर आपने एक और एक्स्ट्रा दबा लिया, किसी के घर खाने पीने गए, सोचे कि चलो अच्छा लग रहा है एक आध और ले लिया जाए, एक और दबा लिए, तो आप 5 रोटी ले लेंगे, तो आप सेचुरेट नहीं है, आप किस में चले जाएंगे, आप सुपर सेचुरेट में चले जाएंगे। किसमें, सुपर सेचुरेट। और मान लो 3 ही रोटी मिली, खाना अच्छा नहीं लगा आपको, 3 ही रोटी खाया आपने, तो आप किस स्टेज में रहेंगे, अनसेचुरेट में रहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेट। तो सेचुरेट मतलब जितने की जरूरत है उतना ही रखो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेट स्टेट। तो इसने बोला है कि कितना वाटर का अमाउंट लगेगा ताकि इस वेसल को क्या कर दे, सेचुरेट कर दे। मतलब कितना वाटर में डालूं ताकि ये पूरा का पूरा इस वेसल के अंदर क्या बना ले, अपना वेपर बना ले, तो उसको हम लोग सेचुरेट बोलेंगे। समझे क्या इस बात को। जैसे एक नमक होता है, नमक मान लो पानी के अंदर डालना है,
तो क्या कितना चाहो उतना मर्जी नमक घोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। 100 ml पानी के अंदर 100 ml अगर वाटर ले लोगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 40 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हो। 100 ml वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना नमक लगभग घोला जा सकता है? 40 ग्राम। अगर सपोज करो 40 ग्राम के आसपास घोल सकते हैं 100 ml में 25 डिग्री से, आपने 45 ग्राम घोला तो क्या होगा? 45 ग्राम डालोगे तो 5 ग्राम बचा रह जाएगा। 5 ग्राम क्या रह जाएगा? बचा हुआ। तो इसका मतलब वो किस कंडीशन में चला जाएगा? सुपर सेचुरेट में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 40 घोला जा सकता था, आपने 35 ही घोला, तो क्या अभी और उसके अंदर 5 ग्राम घुल सकता है? तो कैसा हो जाएगा? अनसेचुरेट हो जाएगा। और एग्जैक्टली 40 ग्राम अगर घोल दोगे तो क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा। तो सेचुरेट का मतलब समझ गए ना। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है अमाउंट ऑफ वाटर बताइए, कितने पानी की जरूरत होगी ताकि इस वेसल को सेचुरेट करे। तो हमें वेसल सेचुरेट करने का मतलब है कि कितना वाटर इसके अंदर डाला जाए ताकि वो पूरा का पूरा इसके अंदर क्या बना ले? अपना वेपर बना ले। तो देखो आपको वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, और कितना पानी डाला जाए ताकि वेपर प्रेशर ऑफ H2O उस पे कितना है? 38 टॉर। मतलब वो पूरा 38 टॉर का इसके अंदर प्रेशर डेवलप कर ले। तो देखो इसका वेपर प्रेशर का मतलब बेसिकली, वेपर प्रेशर मतलब बताया था मैंने, मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू भी हमको दिया है कितना? 38 टॉर। तो हमको अमाउंट ऑफ वाटर ही तो निकालना है। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो क्या इसमें वेपर ही तो पूरा भरने वाला है। तो क्या हम पीबी इक्वल टू एनआरटी लगा दे, और पीबी इक्वल टू एनआरटी लगा के वहां से क्या निकालो? गैस के मोल्स। और एक बार मोल्स निकल जाएगा तो उससे मास तो निकाल सकते हो ना। तो 38 टॉर को कन्वर्ट कर लो पहले, है ना, एटीएम में। तो 38 इंटू 160 एटीएम, पता है कि नहीं? ये चीज हमको अब पता होना चाहिए इस चैप्टर में। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना टॉर होता है? 760 टॉर, है ना। ये गैसियस में मैंने बताया, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ। इस चैप्टर का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर, क्योंकि जनरली जो वेपर प्रेशर आएगा बहुत थोड़ा सा प्रेशर होता है ना, तो टॉर में दिया होता है। तो 38 इंटू इतना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 एटीएम। तो कितना हो गया? 1/20 एटीएम। अब बस सीधा लगा दो कौन सा फॉर्मूला? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि आप सेचुरेट करोगे तो पूरा वेपर ही बनने वाला है। तो वेपर का मोल्स निकाल लो कि कितने मोल से बनेगा, तो उससे मास तो निकाल ही लेंगे ना हम लोग। प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर कितना बनाना है हमको? 1/20 एटीएम का बनाना है। वॉल्यूम कितना दिया उसने? 82 लीटर का दिया है वॉल्यूम, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर हमारे लिए निकालना है क्योंकि वाटर का ही वेपर है, इंटू आर की वैल्यू कितना लेते हैं? 0.082 लेते हैं हम लोग। जब प्रेशर एटीएम में हो, वॉल्यूम लीटर में, तो आर की वैल्यू कितनी लेते हैं? 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हमको? 300। यहां से देखो मैंने ऐसा डेटा दिया है सिंपल सा, ये इससे सीधे 1000 टाइम्स में कट जाएगा कि नहीं? 0.082 को 1000 टाइम्स करो तो कितना आ जाएगा? 82। और देखो ये दोनों जीरो यहां से कट जाएंगे, ये वाला जीरो यहां से कट जाएगा, तो मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ H2O यहाँ का 3 है, यहाँ का 1/2, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा ना नीचे, ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा? 1/6 मोल। और एक बार मुझे मोल्स ऑफ H2O नहीं चाहिए, मुझे तो अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ना। तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा? मोल्स मिल गया तो क्या कर दोगे? मोल्स ऑफ H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है ना। मोल्स बराबर क्या होता है? मास अपन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है? 1/6 इंटू मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है? 18। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था उसने कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर इसके अंदर डाला जाए ताकि इस वेसल को, देखो समझाने बताने में मुझे इतना टाइम लगा है, पर ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, आप समझ जाएंगे तब लगाने के लिए, है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, कितना लगेगा ताकि इस वेसल को क्या कर सके? सेचुरेट कर सके। कितना है? वॉल्यूम 82 लीटर का था, 300 केल्विन पे था। समझ गए क्या? पहले मोल्स निकाल लो, प्रेशर पता ही रहता है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया, वहां से मोल्स निकाला, और मोल्स निकाल के हमने उससे क्या निकाल लिया? तुरंत मास निकाल लिया कि उसका कितना मास लगेगा। तो कितना मास ऑफ वाटर लगेगा? 3 ग्राम। समझ गए? तो आसान सा सवाल है। अब इसी सवाल पे, अच्छा क्या होता है अगर ये 3 ग्राम डालोगे तो 3 ग्राम तो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं 3 ग्राम से ज्यादा डाल दूंगा तो क्या होगा? 3 ग्राम से ज्यादा डाल दूंगा तो देखो, अगर मान लो इसके अंदर 5 ग्राम मैंने डाल दिया, चलो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ही करवा देता हूं मैं। एक और इसी क्वेश्चन का मान लो सब पार्ट हमसे पूछ रहा है, इसी का एक सब पार्ट, सेकेंड पार्ट मान लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, अगर हमसे कह दिया उसने, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड, if 5 gram of water is introduced into the above vessel, अगर हमने 5 ग्राम वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, इनिशियली इवैक्यूएटेड है, ये ध्यान रखना है ना कि पहले से वो खाली था, इवेंशियली इवैक्यूएटेड मतलब ये पहले से भरा हुआ ना हो, ये खाली है। अगर ये खाली है और इसके अंदर मैंने अब
5 ग्राम अगर पानी को डाल दिया तो हमसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देन कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर विच विल वेपराइज। कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर विच विल वेपराइज, कितने परसेंट वाटर वेपराइज होगा, ये हमसे पूछ सकता था सवाल। तो अभी मैंने सेचुरेट, सुपर सेचुरेट, अनसेचुरेट सब समझाया, उसी का मीनिंग है। हमें क्या समझ में आया इस कैलकुलेशन से ऊपर वाले से कि अगर 3 ग्राम पानी को डालूंगा ना तो पूरा का पूरा वेपर बन के घेर लेगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है अगर हमने 5 ग्राम पानी को डाल दिया तो क्या होगा, अगर 3 ग्राम पे तो पूरा बना ले रहा था, 3 ही ग्राम पानी चाहिए इतना प्रेशर डेवलप करने के लिए। और क्या वेपर प्रेशर 38 टॉर से ज्यादा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 38 टॉर से ज्यादा कभी भी प्रेशर होगा तो मैंने बोला था कुछ वेपर किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो मैक्सिमम प्रेशर ही होता है ये 38 टॉर, क्या है मैक्सिमम प्रेशर, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर अब डेवलप नहीं होगा। ये एक कांस्टेंट है जो हर टेम्परेचर पे फिक्स होता है। जैसे 300 केल्विन पे 38 टॉर है, 400 केल्विन पे हो सकता है कुछ और इसकी वैल्यू होगी, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। बताया था ना मैंने। तो 38 टॉर से तो अगर 5 ग्राम पानी को डाल दोगे तो क्या अब ज्यादा अमाउंट वेपर में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, अभी भी कितना 38 टॉर बनाने के लिए अभी भी कितना वाटर कन्वर्ट होगा, 3 ग्राम ही कन्वर्ट होगा। इसका मतलब अब 2 ग्राम वाटर क्या रहेगा हमारा, बचा रह जाएगा, क्योंकि अब हम सुपर सेचुरेट में जा चुके हैं ना। तो देखो जैसे ये किस तरीके से दिखाऊं, जैसे ये मान लो ये आपका कंटेनर था और इस कंटेनर में मान लो यहां तक 5 ग्राम वाटर है। अब हमने कितना ले लिया, 5 ग्राम H2O को ले लिया। तो 5 ग्राम H2O ले लोगे तो जैसे ही पानी भरोगे तो कुछ ना कुछ पानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। कब तक वो बनता रहेगा, जब तक कि वो इतना प्रेशर डेवलप ना कर ले, क्योंकि 38 टॉर प्रेशर डेवलप करने के बाद उसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, वेपर में रुक जाएगा, क्योंकि उसी समय क्या अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये केपी की वैल्यू है ना, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इसी बर्तन के अंदर सेम इसी बर्तन के अंदर पहले 5 ग्राम वाटर था, यहां तक हाइट थी मान लो। तो अब अगली बार कितना कन्वर्ट होगा, कितना 38 टॉर बनाने के लिए कितना खत्म हो जाएगा, 3 ग्राम तो खत्म हो जाएगा। मतलब अब कितना पानी बचा रहेगा, अब नीचे पानी का अमाउंट भी तो दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, 2 ग्राम H2O। तो 2 ग्राम H2O बचा रहेगा और बाकी ये जो ऊपर वेपर दिखाई देगा, ये वेपर कितना होगा, 3 ग्राम वेपर होगा। 3 ग्राम क्या हो जाएगा, वेपर का। तो 3 ग्राम तो वेपर में यहां दिखाई देने वाला है और 2 ग्राम H2O यहां पानी के फॉर्म में नीचे हमारे लिए रह जाएगा। तो 3 ग्राम का वेपर बन जाएगा और 2 ग्राम H2O रह जाएगा। और ये जैसे ही होगा इनके बीच में क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। काफी अच्छा प्रॉब्लम कर दिया मैंने इसे। और हमसे पूछा है क्या उसने, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपराइज हमसे पूछा है कि कितने परसेंट वाटर वेपराइज हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर वेपराइज कितना हुआ है, 5 ग्राम में से कितना वेपर में गया है, 3 ग्राम। तो वेपराइज होने वाला अमाउंट 3 ग्राम, लिया कितना था, 5 ग्राम, इंटू 100 कर दो तो यहां से कितना आ जाएगा, 60% आंसर हो जाएगा इसका। क्या समझ पाए क्या? ये काफी अच्छा ब्यूटीफुल प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। पहले हमने वेट ऑफ वाटर निकाला कि कितने वाटर से ये सेचुरेट होगा, तो 3 ग्राम से सेचुरेट होगा। और अगर उसने 5 ग्राम दे दिया तो 5 ग्राम में से 3 ग्राम तो वेपर में बदलेगा, लेकिन 2 ग्राम अभी भी बचा रहेगा। तो कितना वाटर परसेंट वेपराइज हुआ, तो 60%। अच्छा, अगर 2 ग्राम डाल दिया होता तो क्या होता, 3 ग्राम पे तो पूरा सेचुरेट हो रहा था। अगर 2 ग्राम डाल देते तो पूरा का पूरा 2 ग्राम कन्वर्ट हो खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी ये वेपर प्रेशर अचीव हमारे लिए नहीं हो पाता। मतलब वहां पे क्या हो गया, हमने कम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अनसेचुरेट कंडीशन में रह गए। थोड़ा सा और डालना चाहिए था ताकि 38 टॉर पहुंचे। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन में पूछा होता कि अगर 2 ग्राम वाटर अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो क्या हम वेपर प्रेशर को रीच कर पाएंगे, तो हम लोग 38 टॉर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2 ग्राम पे 38 टॉर नहीं आएगा। कितने पे, कम से कम 3 ग्राम लेंगे तब 38 टॉर का प्रेशर आएगा। अगर आपने 2 ग्राम डाला है तो प्रेशर का अमाउंट क्या रहेगा, थोड़ा सा कम। उसको इस फॉर्मूले में डाल दो, यहाँ 2 ग्राम के हिसाब डाल दो, 2 ग्राम पे मोल्स निकालो, आर डालो, टी डालो, वॉल्यूम डालो, वहां प्रेशर निकालो, तो 2 ग्राम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर आएगा। तो 38 टॉर से वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी सी कम ही आएगी निकल के। समझे क्या इस बात को? तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था, किस तरीके से करना है मैंने समझा दिया। वेपर प्रेशर का काफी अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, पूरा यूज होता है। बताने में भले ही मुझे 12-13 मिनट लगा इस सवाल को, पर आप अगर समझ गए हैं तो ये 2 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूं। कल हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या बबल पॉइंट होता है, क्या ड्यू पॉइंट होता है, और फिर हम लोग राउल्ट्स लॉ में एंटर कर जाएंगे कि राउल्ट्स लॉ किस तरीके से बताया उसने, क्या क्या चीजें। तो आज का लेक्चर में यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू।